टू ऑल ऑफ यू। सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्लास हम लोग की ये आखिरी क्लास है आज की। अभी तक हम लोगों ने टर्बो मशीन्स के बारे में पढ़ा है। टर्बो मशीन्स कितने तरह के होते हैं, पंप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डायनेमिक पंप, उसका परफॉर्मेंस। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम लोगों ने इसको लगभग बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इफिशियंसी पढ़ी, वर्क डन पढ़ा। वर्क डन के बाद हम लोगों ने हेड पढ़ा। हेड के बाद हम लोगों ने मिनिमम स्पीड पढ़ी कि स्टार्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए। फिर हम लोगों ने मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक स्पीड पढ़ी। स्पेसिफिक स्पीड के बाद हम लोगों ने मॉडल टेस्टिंग पढ़ी। आज हम लोग इस क्लास को ख़त्म करेंगे। आज की हमारी क्लास है सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें आप देख सकते हैं प्राइमिंग होता क्या है। इसको समझने के लिए आप लोगों को बताता हूँ कि पहली लाइन जो है ये देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द पंप। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द पंप, सक्शन पाइप, casing of the pump and a portion of delivery pipe up to delivery value is completely filled up from outside source of liquid to be raised by the pump। इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पंप को स्टार्ट करने से पहले किया जाता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि किसी आउटसाइड सोर्स के सेम लिक्विड को, जिसे हमें पंप करना है, अगर वाटर पंप करना है तो वाटर को हम लोग क्या करेंगे कि सक्शन पाइप, केसिंग ऑफ द पंप और पोर्शन डिलीवरी पाइप के कुछ पोर्शन, डिलीवरी वैल्यू जहाँ तक है उस पोर्शन तक हम लोग आउटसाइड सोर्स से लिक्विड को लाके फिल करेंगे। यानी कि फिर से समझिए कि पंप को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जिस लिक्विड को हमें पंप करना है उसी लिक्विड को किसी बाहरी सोर्स से ला करके उस लिक्विड से हम लोग सक्शन पाइप, केसिंग ऑफ द पंप और डिलीवरी पाइप को डिलीवरी वैल्यू तक हम लोग कम्प्लीटली फिल कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसको करने का मकसद क्या होता है? इसको करने का मकसद होता है कि एयर को, जो उसके अंदर एयर है, एयर को इन पार्ट्स में से रिमूव कर देना। ठीक है, होता क्या है, अब जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को फिल कर देंगे ताकि लिक्विड को पंप कर सकें। अब देखिए रीज़न क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, हम लोग जब सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी कि रोटोडायनेमिक पंप, और हम लोग जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप गैस या फिर किसी और फ्लूइड को भी लेके जा सकता है। जब उसके अंदर एयर कंटेंट है तो भी ये काम कर सकता है। लेकिन डायनेमिक पंप के साथ ऐसा नहीं होता है। जब डायनेमिक पंप के अंदर अगर एयर थोड़ा से भी चली जाती है तो उस केस में हम लोगों का पंप वर्क करना बंद कर देता है। उस केस में उसी केस चीज़ को रोकने के लिए कि उसके अंदर एयर न रह जाए, हम लोग को एयर को रिमूव करना पड़ेगा। उस एयर को रिमूव करने के लिए पंप को स्टार्ट करने से पहले उस पंप को बाहर सोर्स से, उस लिक्विड से क्या करते हैं, सक्शन पाइप, केसिंग और डिलीवरी पाइप की डिलीवरी वैल्यू तक उस पूरे पंप को हम लोग फिल कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइमिंग। ठीक है, इससे हम लोग एयर रिमूव करते हैं। अब देखिए वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इम्पेलर का, वर्क डन बाय द इम्पेलर पर यूनिट वेट पर सेकेंड इज नोन एज हेड जनरेटेड बाय द पंप। ठीक है, इम्पेलर द्वारा एक यूनिट वेट पानी पे पर सेकेंड, हर सेकेंड पे जितना भी वर्क डन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि इतना हम लोगों के पंप ने हेड जनरेट किया है। इसका डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। 1/g इज इक्वल्स 1/g VW2 Q2। यार VW2 क्या है, यहाँ पे VW2 है वर्ल्ड वेलोसिटी ऑफ द पंप एट आउटलेट। U2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेन, ठीक, एट आउटलेट। इस इक्वेशन में आप देखोगे तो ये इक्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। यानी कि लिक्विड की डेंसिटी से ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर उस पंप में एयर भर गया, यानी कि अगर वो एयर पे रन कर रहा है तो जो हेड जनरेट होगा वो किसके टर्म में होगा, वो एयर भी होगा मीटर ऑफ एयर के टर्म में। ठीक है,
जब लेकिन जब हम लोग प्राइमिंग कर देंगे वाटर से, तो जो हेड जनरेट होगा वो हेड तो सेम होगा, लेकिन किसके टर्म में होगा, वो वाटर के टर्म में होगा। इसके लिए ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो एयर से बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, लगभग 1000 टाइम डेंसिटी जो होती है वाटर की वो एयर से 1000 टाइम ज़्यादा होती है। यानी कि जो डेंसिटी है एयर की वो बहुत ही लो होगी। उस केस में क्या होगा कि जब हम लोग पंप को चलाएंगे तो पंप हम लोगों का एयर उसी में घुमाता रह जाएगा, उस पंप को एयर को वो पंप करके बाहर नहीं निकाल पाएगा, एयर को वो रिमूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब एयर को वो बाहर नहीं पंप आउट कर पाएगा क्योंकि डेंसिटी लो है, तो उसको वो इम्पेलर घूमता रह जाएगा और पंप से एयर को बाहर नहीं कर पाएगा। इस एयर को हमें रिमूव करना पड़ेगा। इस एयर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि ए जो डेंसिटी होती है वो एयर की बहुत ही लो होती है। ठीक है, जनरेटेड हेड ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट मीटर ऑफ वाटर हेड इज नेग्लिजिबल। लगभग जो हेड हम लोगों का वाटर का एयर का होता है, वाटर के टर्म में देखा तो लगभग कुछ नहीं है, क्योंकि वाटर का तो 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है। यही तो हम लोग पढ़ते हैं, 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है डेंसिटी वाटर की। तो जो वाटर होगा, जब डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, एयर बाहर नहीं आ पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उस पूरे के पूरे एरिया में पंप में हवा ही भरी रहेगी। जब आप लोग ये भी चीज़ जानते होंगे कि अगर किसी एक जगह पे हम लोगों का, अगर इस पूरे एरिया में हम लोग का एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास के अंदर एयर भरी है, जब इसमें वाटर डालते हैं तो वो एयर को डिस्प्लेस करती है। जब यहाँ पे एयर पहले से फिल होगा इस पंप में, अगर हम लोग एक पंप लेके चले, इसमें पहले से एयर फिल होगा और ये बाहर चूंकि घूमता रह जाएगा इम्पेलर, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर एयर की कम है तो बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो जब वो घूमता रह जाएगा हमारा इम्पेलर, तो जब इस जगह पे एयर पहले से फिल है तो वाटर इस जगह पे स्टक नहीं हो पाएगा। यानी कि जो हम लोग का पंप है वह पानी को बाहर लाने में, पंप करने में क्या करेगा, एबल नहीं होगा। इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमिंग करते हैं। तो यही पूरा था प्राइमिंग ऑफ द पंप। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, दोज कर्व्स which are plotted from the result of number of tests on the centrifugal pump। मॉडल टेस्टिंग में हम लोग कई सारे टेस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। उन टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद कुछ कर्व्स बनाए जाते हैं, उन्हें ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। कौन कौन से कर्व होते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, कांस्टेंट एफिशिएंसी या फिर मस्केल कर्व होता है। ठीक है, अब इस कर्व को बनाने से होता क्या है, क्यों हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी अगर मान के चलिए एक पंप को मैन्युफैक्चर करती है, तो उस पंप को वो मैन्युफैक्चर तब करना स्टार्ट करे क्योंकि उस कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए, वो हज़ारों पंप एक बार में निकालेगी। तो उसको करने से पहले वो एक उसका मॉडल बनाती है, यानी कि प्रोटोटाइप बनाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडल टेस्टिंग में। उसको मॉडल बनाने से उसका होता क्या है कि वो प्रिडिक्ट कर देती है उस मॉडल को बना के कि उस पंप का बिहेवियर क्या होगा और उसका पंप का परफॉर्मेंस क्या होगा वर्किंग कंडीशन में। ठीक है, डिफरेंट फ्लो रेट पे और डिफरेंट हेड और डिफरेंट स्पीड पे उसका परफॉर्मेंस क्या होगा। इसे ही शो करने के लिए तीन कर्व बनते हैं। वह क्या होते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व और कांस्टेंट एफिशिएंसी और मस्केल कर्व। ठीक है, अब क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें आप देखोगे मॉडल टेस्टिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस मॉडल टेस्टिंग में आप लोगों ने यहाँ पे मॉडल टेस्टिंग के दौरान देखा होगा ये पोर्शन, इक्वेशन नंबर 1A। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, कंसिस्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ हेड पावर एंड डिस्चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड। जब हम लोग यह इस कर्व में क्या होता है, हेड पावर और डिस्चार्ज को हम लोग किसके किसके बीच में बनता है, ये हेड वेरिएशन इन हेड पावर और डिस्चार्ज का स्पीड के रिस्पेक्ट में। ये इक्वेशन हम लोगों ने, अभी मैंने आप लोगों को मॉडल टेस्टिंग में दिखाया है। ठीक है, इस केस में हम लोग इसको अगर काट देते हैं, हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एच एम बाई डी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, रूट एच एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है,
तो HM is directly proportional to n square, where n is what? n is number of rotation in RPM। ठीक है, तो आप ये देखिए, जब ये को हम लोग का एक इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन किस चीज का है? ये इक्वेशन होता है पैराबोला का। ठीक है, ये इक्वेशन होता है पैराबोला का, यानी कि हम लोग मैनोमेट्रिक हेड और उसकी स्पीड में हम लोग जब कर्व बनाते हैं तो वो कैसा बनता है? वो होता है पैराबोलिक। दूसरी कंडीशन आती है जब, ठीक है, जब कर्व को डिस्चार्ज और स्पीड के टर्म में ये बन रहा हो, तो देखिए दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा हमें? Q इज इक्वल्स टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हमें मिल जाएगा। इस लाइन, इससे आपको क्या मिलेगा? ये किस चीज का इक्वेशन होता है? ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे लाइन का इक्वेशन mx प्लस c। ठीक है, तो यही इक्वेशन मिला हमें, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यानी कि जब हम लोग डिस्चार्ज और स्पीड का कर्व बनाते हैं, तो उस केस में जो कर्व बनता है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। ठीक है, अब जब कर्व पावर और स्पीड के टर्म में हो, फिर से आते हैं मॉडल टेस्टिंग में। आप लोग ये देखिए, ये हम लोग को मिला था, इस केस से हमें मिल जाएगा स्पीड और पावर में देखेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू। ठीक है, देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू। या और ये किस चीज का इक्वेशन होता है? ये होता है एक क्यूबिक इक्वेशन, ये होता है क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि पावर और जो स्पीड का कर्व बनेगा वो क्यूबिक शेप का होगा। तो यही मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को कर्व मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक कर्व। ठीक है, ये हम लोग का पैराबोलिक कर्व। ठीक है, और हम लोग का ये स्ट्रेट लाइन। ये किसके किसके बीच में है? मैनोमेट्रिक हेड और स्पीड के टर्म में। ये हम लोग का किसके किसके बीच में है? ठीक है, ये हम लोग का पावर और स्पीड के टर्म में। ये हम लोग का डिस्चार्ज और स्पीड के टर्म में। अब हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पर। इस केस में क्या करते हैं, जब स्पीड को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो वेरिएशन ऑफ मैनोमेट्रिक हेड है उसका, जब हम लोग पावर और एफिशिएंसी के टर्म में, ठीक है, जब हम लोग पावर और एफिशिएंसी विद द डिस्चार्ज गिव्स द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पंप। ठीक है, अब देखिए इसमें इनपुट पावर कर्व फॉर द पंप शैल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, हम लोग फिर से बताते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है और जो मैनोमेट्रिक हेड का वेरिएशन है उसको पावर और एफिशिएंसी में जब हम लोग कर्व बनाएंगे, देखिए डिस्चार्ज, एफिशिएंसी, पावर और हेड का जब कर्व बनेगा डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में कौन सा कर्व होगा? वो होगा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी कि वेरिएशन ऑफ मैनोमेट्रिक हेड, पावर और एफिशिएंसी, इन तीनों चीज़ों का कर्व हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे? हम लोग डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो ये जब कर्व बनेगा तो वो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब देखिए इनपुट पावर, आप लोग ये देखते होंगे कि जब हम लोग पावर देते हैं पंप को, ठीक है, जब हम लोग किसी भी पंप को पावर देते हैं तो उस केस में होता क्या है, क्या वो तुरंत जब इनपुट देते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर उसमें शाफ्ट लगा रहता है। हम लोग जब इसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये मोटर घूमेगा, ये शाफ्ट घूमेगा, तो और फिर उसके बाद ये इम्पेलर घुमाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होता है? लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। इस वजह से तो जो इनपुट पावर कर्व होता है वह क्या होता है? वह ओरिजिन से पास नहीं होता है। ठीक है, वो हल्का सा ओरिजिन से ऊपर पास होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हल्का सा ऊपर पास होता है। क्यों? क्योंकि even the zero discharge of some power is needed to overcome mechanical losses।
यानी कि जो मैंने बताया मैकेनिकल लॉसेस कहाँ होंगे, मोटर को रोटेट कर, जब हम लोग मोटर चलाएंगे तो मोटर शाफ्ट को रोटेट करेगा, फिर इम्पेलर को रोटेट करेगा, तो मैकेनिकल लॉस होगा। उस मैकेनिकल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इनपुट पावर कर्व होता है वो लगभग थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है। अगर डिस्चार्ज जीरो हो तो कर्व क्या होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हेड देगा, ठीक है। जीरो डिस्चार्ज पे जो हम लोग का हेड होगा वो मैक्सिमम होगा। आउटपुट पर कर्व जो होता है वो जीरो से डिस्चार्ज, जीरो डिस्चार्ज से स्टार्ट होता है, और आउटपुट पावर क्या होती है, वो भी जीरो होती है, ठीक है। इफिशियंसी कर्व को देखा जाए, अगर देखिए डिस्चार्ज जीरो से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, तो इफिशियंसी भी हम लोगों की जीरो से होगी। इफिशियंसी होती क्या है, आउटपुट अपॉन। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जो मैंने बात की कि ये जो इनपुट पावर का कर्व होता है वह कर्व होता है क्या, वह इनपुट पावर का कर्व हम लोगों का ओरिजिन से ना स्टार्ट होके हल्का सा ऊपर से स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि जो शाफ्ट और इम्पेलर को घूमने के में मैकेनिकल लॉसेस हो जा रहा है, उसको दिखाने के लिए इतना लगभग लॉस हो जा रहा है। आउटपुट पावर कर्व जो होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस केस में, ठीक है, और देखिए जीरो डिस्चार्ज पे, यहाँ देखिए डिस्चार्ज वाला पोर्शन है, जीरो डिस्चार्ज पे हमारा हेड मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब देखिए जब डिस्चार्ज जीरो है, ठीक है, उसका हम लोगों ने फिर इफिशियंसी का कर, तो इफिशियंस अगर डिस्चार्ज जीरो है तो इफिशियंसी भी जीरो होगी, इनपुट अपॉन आउटपुट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये इफिशियंसी का कर्व है। इन सारे केसेस में जो हमारा स्पीड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर से समझिए कि इफिशियंसी, पावर और वेरिएशन इन हेड, हम लोग जब इन तीनों का कर्व बनाते हैं डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में, उस केस में, और हम लोग का स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो उस कर्व को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व को पाने के लिए होता क्या है, हेड वर्सेस डिस्चार्ज कर्व और एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज कर्व को क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे हम लोग कंबाइन कर देते हैं, तो उस केस में जो कर्व बनता है, जो कर्व हमें मिलता है, उसे ही कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व बोलते हैं। बाय कंबाइनिंग द अबव कर्व मतलब हेड वर्सेस डिस्चार्ज कर्व एंड एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज कर्व, ठीक। कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व मिलता है हमें। अब देखिए कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व को ही आइसो एफिशिएंसी कर्व में मिलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व में क्या रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट एफिशिएंसी शो करती है, ड्रॉन ऑन द एन क्यू, एन क्यू मतलब ईटा क्यू, मतलब ईटा क्यू मतलब एफिशिएंसी डिस्चार्ज कर्व। एफिशिएंसी डिस्चार्ज कर्व में कांस्टेंट एफिशिएंसी डिस्चार्ज कर्व में हॉरिजॉन्टल लाइन हमें और कांस्टेंट एफिशिएंसी शो करती है। द पॉइंट ऑन दिस लाइन कट द एफिशिएंसी कर्व एट वेरियस speeds and transfer to the corresponding HQ curves, ठीक है। The point having the same efficiency are then joined by smooth curve। सेम efficiency को पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, फिर से ज्वाइन कर देते हैं, तो एक स्मूथ कर्व बनाता है, इसको हम लोग आइसो एफिशिएंसी कर्व बोलते हैं। इस केस में आप देखिए ये जो मैंने बात की थी कि एफिशिएंसी और डिस्चार्ज कर्व में स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमें क्या शो करती है, वो होती है कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन। इस लाइन पे डिफरेंट स्पीड पे क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग मिलाते हैं किससे, हम लोग हेड और डिस्चार्ज कर्व से। तो हम लोग अलग अलग स्पीड पे हम लोग को ये अलग अलग जगह पे मिल जाएगी काटते हुए। तो उसको जब मिलाते हुए हम लोग एक लाइन जब बनाएंगे अलग अलग स्पीड पे, तो हमें एक अलग कर्व बनेगा, मिलेगा। उस कर्व को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व, ठीक है। ये हम लोग के तीन कैरेक्टरिस्टिक कर्व थे सेंट्रीफ्यूगल पंप के। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैविटेशन। व्हाट इज कैविटेशन, कैविटेशन क्या होता है, कैविटेशन वह फेनोमेना है जिसमें वेपर बबल्स का फॉर्मेशन होता है फ्लोइंग लिक्विड में। कहाँ पे होता है, यह वेपर जो होते हैं, वाटर बबल्स जो होते हैं, ठीक है, जो वेपर बबल्स होते हैं वो कहाँ पे उनका फॉर्मेशन होता है,
उनका फॉर्मेशन होता है लो प्रेशर रीजन में, ठीक है। और उस लो प्रेशर रीजन कहाँ पे होता है? वह लो प्रेशर रीजन इतना लो होता है कि लगभग क्या होता है, वो वेपर प्रेशर से भी कम हो, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप में कहीं पे भी लो प्रेशर रीजन बनता है, अगर लो प्रेशर रीजन बनता है और वो लो प्रेशर रीजन वेपर प्रेशर से रीजन से भी नीचे चला जाए, तो उस केस में क्या होता है, वेपर बबल्स फॉर्मेशन होता है। और वो वेपर बबल्स जब हाई प्रेशर रीजन में जाते हैं तो वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर जाते हैं और उनके सडन कोलैप्स से होता क्या है, जो मेटेलिक सरफेस है हम लोगों के इम्पेलर का, वो हाई प्रेशर में घूमता रहता है। जो मेटेलिक सरफेस होता है उस पे उस प्रेशर को, जो प्रेशर हम लोगों का वेपर बबल्स की वजह से लग रहा है, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए उस वेन में, उस इम्पेलर के मेटेलिक सरफेस पे हाई स्ट्रेस जनरेट होता है। हाई स्ट्रेस जनरेट होता है, यह एक्शन एक पिटिंग एक्शन, मेटेलिक सरफेस पे पिटिंग एक्शन की तरह, जो बबल्स जाके उससे टकरा रहे हैं, पिटिंग एक्शन की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से जो हम लोगों के इम्पेलर होता है उसके ऊपर कैविटीज का छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं मेटेलिक सरफेस पे। उस कैविटी उसे हम लोग कैविटीज बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। और इसके वजह से होता क्या है कि हमारे पंप को जब हम यूज करते हैं तो नॉइस और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा पंप है। जब हम लोग यहाँ से पानी का सक्शन करते हैं तो यह होता है लो प्रेशर रीजन, ठीक है। यह लो प्रेशर रीजन होता है। अब इस लो प्रेशर रीजन होता है और ये हम लोग का पूरा हाई प्रेशर रीजन होता है। जब ये लो अगर ये लो प्रेशर रीजन इतना लो हो जाए कि ये वेपर प्रेशर से भी नीचे चला जाए, तो उस केस में हम लोग के यहाँ पे वेपर बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और यह वेपर बबल्स, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इम्पेलर हम लोग का, जब रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, ये घूमता रहेगा, तो ये बबल्स जो होंगे वो ऊपर जाएंगे हाई प्रेशर रीजन में, क्योंकि इसमें तो लगातार बबल्स बन रहा है, तो ये अपना जगह छोड़ के ऊपर जाएंगे। ये जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस जगह पे जो हम लोग का हाई प्रेशर रीजन है, ये इम्पेलर से क्या होगा, ये इम्पेलर के वेन से टकराना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब इम्पेलर के वेन से ये टकराना शुरू हो जाएंगी तो ये बहुत ही तेजी से घूमता रहता है। ये बहुत ही हाई प्रेशर में काम करते हैं सारे वेन ऊपर की तरफ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोगों का जो ये एरिया है, इस एरिया में हाई प्रेशर होता है और ये बबल्स पे पिटिंग एक्शन बहुत ही तेजी से ये जाके बार बार उससे लड़ते चले जा रहे हैं। उस वजह से होता क्या है कि इसमें हाई स्ट्रेस डेवलप होता है। और वो हाई स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वो छोटे छोटे होल्स जनरेट हो जाते हैं। उन होल्स को जनरेट होने की प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं कैविटेशन, ठीक है। इस कैविटेशन के प्रोसेस से होता क्या है कि हम लोगों का नॉइस होता है, नॉइस होता है। और जो हम लोगों का इस पंप के चलाते समय वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इरोजन भी होता है, आगे बात करते हैं। देखिए प्रिकॉशन, कौन कौन से प्रिकॉशन है। पहले तो हम लोगों ने बात की कि लो प्रेशर रीजन इतना नीचे लो हो जाए कि वह वेपर प्रेशर तक से भी लो हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पंप के किसी भी पार्ट में हम लोग ऐसा फ्लो कराते हैं, प्रेशर जो हो वो फ्लोइंग फ्लूइड का कभी भी वेपर प्रेशर से कम ना हो, हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं। उसके साथ ही साथ जो हम लोग का मेटेलिक बॉडी हो उसको हम लोग एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज स्टेनलेस स्टील से हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कर दी जाती है, जो कि एक तरह से कैविटेशन रेजिस्टेंट मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है। इस कैविटेशन के फॉर्मेशन से होता क्या है, मेटेलिक सरफेस जो पंप का होता है वो डैमेज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कैविटीज फॉर्म हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है, आप देखिए ये हम लोग का, अगर हम लोग वेन लेके चल रहे हैं, इस वेन पे अगर बहुत ही ज़्यादा कैविटीज यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो ये रोटेट होगा तो उतना प्रेशर नहीं जनरेट कर पाएगा हाई प्रेशर की, वो पंप जो है हम लोग का पानी को ऊपर लेके जा सके। तो उस वजह से क्या होगा, इसकी इफिशियंसी जो होगी पंप की वो क्या हो जाएगी, पंप की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि बार बार बबल से फॉर्म इस पे तेजी से इस पे चोट हो रही है, तो जो हम लोग का मेटेलिक सरफेस है उसका इरोजन भी होगा। सडन कोलैप्स ऑफ वेपर बबल्स, वेपर बबल्स के सेल के अचानक टूटने से
बहुत ज़्यादा नॉइस और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगता है। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखिए फैक्टर प्रमोटिंग द कैविटेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैविटीज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। हाई रनर स्पीड यानी कि हाई इम्पेलर स्पीड, इम्पेलर जितनी तेज घूमेगा अगर बहुत ही तेजी से घूमेगा तो जो बीच का पोर्शन है उसमें लो प्रेशर रीजन उतना ही लो प्रेशर रीजन चला जाए होता जाएगा। बहुत ही हाई स्पेसिफिक स्पीड हो, टेम्परेचर हाई हो, सिंपल सी ये है कि टेम्परेचर हाई होगा तो जो वेपर होगा वो जल्दी से, जो वाटर होगा उसमें वेपर बबल जल्दी से फॉर्मेशन होगा। और रिस्ट्रिक्शन सक्शन, रिस्ट्रिक्टेड सक्शन मतलब ये है, रिस्ट्रिक्टेड सक्शन मतलब मान लीजिए हम लोग का जो ये पानी है, यहाँ से हम लोग पानी अगर ऊपर सक्शन कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर यही हम लोग का सक्शन यहाँ से हो रहा है तो ये क्या होगा, हम लोग का पानी यहाँ से आएगा, ये ऊपर खींचने की कोशिश करे तो एयर, हल्का सा एयर जब हम पूरा ये सरफेस पे नहीं है, जब ये इसको ऊपर खींचने की शुरू करेगा उस वजह से क्या होगा, अंदर जो हम लोग के मोटर होगा उसके अंदर वो उतनी तेजी से पानी को सक्शन नहीं कर पाएगा और वहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड सक्शन मतलब उतनी तेजी से सक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको एक थोड़ी सी जगह भी चाहिए ताकि हम लोग का ये, अब जब ये सक्शन नहीं कर पाएगा उस वजह से ये उतनी तेजी से हम लोग का इस आई ऑफ द वेन में पानी नहीं आएगा, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर रीजन बन जाएगा और वहाँ पे वेपर बबल्स फॉर्मेशन होगा। वेपर बबल फॉर्मेशन होगा तो हाई प्रेशर में जाएंगे तो कैविटेशन बनाएंगे, कैविटेशन कैसे बनाएंगे, हाई प्रेशर रीजन में जाएंगे तो जो मेटेलिक सरफेस होगा पंप का उस पर हीटिंग एक्शन करेंगे, जो हाई प्रेशर रीजन में तो हाई स्ट्रेस डेवलप होगा जिसकी वजह से छोटे छोटे होल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे और उस होल्स को ही हम लोग बोलते हैं कैविटी और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन फैक्टर के लिए हम लोगों ने एक थोमा कैविटेशन फैक्टर होता है, उसके यदि हम लोग ये दिखाते हैं कि हम लोगों का ये क्या होता है, कैविटेशन आउटलेट पे कितना है, इंडिकेट द आउटलेट ऑफ कैविटेशन, ये एक प्रोसेस है, ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ पे HATM क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इन मीटर ऑफ वाटर और एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट द लिक्विड सरफेस इन पंप, यानी कि ये एक तरह से मैनोमेट्रिक हेड है, ठीक है। HV क्या है, वेपर प्रेशर एक्सप्रेस्ड इन मीटर ऑफ वाटर हेड। HS क्या है, टोटल सक्शन हेड। HLS क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। H क्या है, H हम लोग का है हेड डेवलप बाय द पंप, ठीक है, नेट हेड डेवलप बाय द पंप, ये कह सकते हैं। ये हम लोग का था कैविटेशन। अब मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट, ये क्या होता है, मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट यानी कि ये देखिए सरफेस से आई ऑफ द वेन यानी कि आई ऑफ द इम्पेलर, इम्पेलर पंप के सेंटर की डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, सक्शन हेड, यानी कि जितनी ऊंचाई तक हमें पानी को, जितनी ऊंचाई तक इनलेट तक पहुंचाना है, जितनी तक हम लोग को पंप तक पहुंचाने के लिए कितना पानी हम लोग को कितने ऊंचाई तक पानी का सक्शन करना पड़ेगा, उस ऊंचाई को ही हम लोग बोल देते हैं सक्शन हेड। फिगर में आप देख सकते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट द डेप्थ ऑफ HS बिलो द पंप एक्सिस, यानी कि पंप एक्सिस से हम लोग के जो वाटर सरफेस है जहाँ से पानी को सक्शन करना है उसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, सक्शन हेड। इसको हम लोग लिक्विड ऑफ इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ VS इन सक्शन पाइप, यानी कि जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको हम लोगों ने VS से डिनोट किया है। HS हम लोग का सक्शन हाइट है, लिफ्ट हाइट कितना हम लोग को पानी उठाना है। अब देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर देते हैं, ये अगर इनलेट है मान लीजिए, इन दोनों पॉइंट पे अगर हम इसको इनलेट ऑफ द पंप मान लें, तो अगर इन दोनों पॉइंट पे हम लोग बर्नौली इक्वेशन बनाए, इसको सेक्शन 1, ये हम लोग इस जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग अगर बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो होता क्या है कि बर्नौली इक्वेशन एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑफ द सम, सेक्शन 1 द सक्शन पाइप जस्ट एट द इनलेट ऑफ द पंप, जस्ट इनलेट पे ही जो सक्शन हम लोग का जो इनलेट है जो मैंने सेक्शन 1 मान लेते हैं, टेकिंग फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एज डेटम लाइन, इसी फ्री सरफेस को हम लोग डेटम लाइन भी मान ले रहे हैं, तो उस केस में जब हम लोगों का बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट
ये हम लोग का बर्नौली इक्वेशन सरफेस की बात हो रही है। इस जगह पे क्या है, सरफेस की बात हो रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पी ए बाई रो जी, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इस देखिए, इस फ्री सरफेस पे किसी भी तरह का हम लोग का फ्लो नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी हम लोग की वी एस क्या है, वी ए क्या है, वो जीरो है। जेड ए क्या है, हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ डेटम लाइन। हम लोग जब इसी लाइन को डेटम लाइन बन रहे हैं तो यहाँ से तो हाइट जीरो ही होगी। पी वन क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट इनलेट ऑफ द पाइप, इस जगह पे एब्सोल्यूट प्रेशर। पी वन क्या है, वेलोसिटी है इस जगह पे। और जेड वन क्या है, जेड वन हम लोगों का है एच एल, यानी कि इस जगह से इस जगह तक की हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ इनलेट फ्रॉम डेटम लाइन से हम लोग की यहाँ तक की हाइट को हम लोग एच एल मान रहे हैं। और एच एल जो है, यही क्या है, लॉस ऑफ हेड इन फुट वॉल स्ट्रेनर एंड सक्शन पाइप। स्मॉल एच एल से डिनोट किया है। स्मॉल एच एल क्या है, लॉस ऑफ हेड इन फुट वॉल स्ट्रेनर एंड सक्शन पाइप। इसको हम लोग एच एफ एस से भी डिनोट करते हैं। एच एफ एस क्या होता है, फ्लो हेड एट सक्शन पाइप। तो बर्नौली इक्वेशन जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन पे हम लोग का यहाँ पे इस जगह पे क्या बनेगा, पी ए बाई रो जी प्लस बी ए स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड ए इज इक्वल्स टू, इस जगह पे कितना होगा, पी वन बाई रो जी प्लस बी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन प्लस एच एफ। बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये पोर्शन बी ए वाला, ये पोर्शन क्या है, जीरो के बराबर है। जेड ए क्या है, वो जीरो के बराबर है। ये पोर्शन दोनों हट जाएंगे, ठीक है। और हमें पी ए बाई ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर हम लोग ये इनलेट पे हम लोग प्रेशर निकालें तो क्या होगा, वह हम लोग का ये इधर लेके आएंगे, ये इधर लेके आएंगे, तो हम लोग का ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। फॉर मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट द प्रेशर एट इनलेट, यानी कि प्रेशर एट इनलेट, हमने ये जगह पे प्रेशर एट इनलेट should not be less than the vapor pressure of liquid. Hence, for the limiting case, taking the pressure at the inlet, the pump equal to vapor pressure of the liquid. तो हम लोग कैविटेशन की बात की है, यहाँ पे वही दिया हुआ है कि इस जगह पे जो हम लोग का हेड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वहाँ जो प्रेशर होना चाहिए इनलेट पे वो क्या होना चाहिए, वो हम लोग का या तो वेपर प्रेशर के बराबर हो या तो वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो। उसके नीचे होगा तो क्या होगा, हम लोग का बबल्स फॉर्मेशन होगा। बबल फॉर्मेशन होगा तो ये बबल जाएंगे हाई प्रेशर रीजन में, यहाँ पे क्या करेंगे, कैविटेशन होगा, कैविटीज पैदा करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा है इनलेट पे जो हम लोगों का प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रेशर या तो वो वेपर प्रेशर के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो हम लोग बराबर लेके चलते हैं, P1 इज इक्वल टू PV, where PV is vapor pressure of the liquid as in absolute unit। तो इस P1 की जगह पे हम लोग PV की वैल्यू PV से वो कर देंगे। तो PV बाई रो जी इक्वल टू PA बाई रो जी माइनस VS स्क्वायर बाई 2G प्लस HS प्लस HFS। जो पहला इक्वेशन था वो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको इधर लेके आएंगे, इसको इस साइड में लेके आएंगे, तो हम लोग का प्रेशर इस जगह पे प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, ये बाई रो जी, इसको एच ए से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो वहाँ एच ए होगा। यहाँ पे ये जो प्रेशर है वो क्या है, वेपर प्रेशर है, हेड है, इसको एच बी से डिनोट किया गया है, वो यहाँ पे है, ठीक है। प्लस बी एस स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच एस प्लस एच एफ एस। यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे, ये हम लोग को निकालना है एच एस, यानी कि सक्शन लिफ्ट, जो हम लोग अभी पहले बात किए हैं। एच एस की वैल्यू अगर निकालनी है तो एच एस इक्वल टू हमारा एच ए माइनस बी एस स्क्वायर बाई टू जी माइनस एच एफ एस। ये हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा सक्शन लिफ्ट का, जो हमें निकालना था, ये पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के टॉपिक का हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसका ये लास्ट टॉपिक है। बात करते हैं क्या, एनपीएसएस की जो ये एक तरह से इंडस्ट्रीज में मोस्ट कॉमन वर्ड है। मिनिमम सक्शन कंडीशन आर मोर फ्रीक्वेंटली
स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ एनपीएसएच। जो मिनिमम सक्शन कंडीशन होती है, यानी कि एचएस, जो मिनिमम सक्शन कंडीशन होती है उसको हम लोग एनपीएसएच से इंडस्ट्रीज में बोलते हैं। इस एनपीएसएच की डिफिनीशन, इसका फॉर्मूला ही इसकी डिफिनीशन है। इसकी डिफिनीशन में पूछी जाती है तो एनपीएसएच यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज इक्वल्स टू, is defined as absolute pressure head at inlet of to the pump minus vapor pressure head in absolute unit plus velocity head। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन है। वेलोसिटी हेड क्या होती है? P1 by rho g माइनस PV by rho g प्लस VS स्क्वायर by 2g, जहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर एट इनलेट ऑफ द पंप इज इक्वल्स टू P1 है, जो हम लोगों ने पिछले इक्वेशन में पिछली बार बात की थी। इसको हम लोग मान लेते हैं वेलोसिटी हेड इतना है। वेलोसिटी हेड को, इस इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन है। अब देखिए इस कंडीशन में जो हम लोगों का यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 था, वहाँ पे क्या कह रहा था? P1 बाई रो जी इक्वल टू PA बाई रो जी माइनस BS स्क्वायर बाई 2G प्लस HS प्लस HFS। या यहाँ से हम लोग P1 बाई रो जी की वैल्यू रख देंगे कहाँ पे? ये हम लोग का इक्वेशन मिला था, इस इक्वेशन नंबर 2। इस P1 बाई रो जी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग की एनपीएसएच की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे थे इस कंडीशन में, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू सक्शन पाइप इज इक्वल टू VS। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों का यहाँ पे V1 है वो किसके बराबर है? वह VS के बराबर है। तो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें PA बाई रो जी माइनस PV बाई रो जी प्लस माइनस HS माइनस HFS ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर हेड, और ये हम लोग का HS और HFS। यहाँ पे HA, HB और HS और HFS हमने नोट कर दिया। where PA by rho g is atmospheric pressure head HA, PV by rho g is vapor pressure head HV, जो हमने अभी बताया। तो यानी कि NPSH is equals to HA minus HFS minus HS minus HV। Right hand side of our equation is the total suction head। ठीक है, अब देखो इस जगह पे, ठीक है, ये इक्वेशन में रहेगी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या चेंज, यानी कि एनपीएसएच को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल हेड रिक्वायर्ड टू मेक द लिक्विड फ्लो थ्रू द सक्शन पाइप टू द पंप इम्पेलर। किसी भी पंप द्वारा किसी भी लिक्विड को फ्लो कराने के लिए कम से कम जो हेड हो चाहिए, जो हेड टोटल हेड हमें चाहिए, उसे ही हम लोग बोल रहे हैं एनपीएसएच। किसी भी एनपीएसएच को इंस्टॉल करने से के लिए कभी भी जब हम लोग कोई पंप इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग बहुत ही डिफरेंस लेके चलते हैं रिक्वायर्ड एनपीएसएच और अवेलेबल एनपीएसएच। जो अवेलेबल एनपीएसएच की वैल्यू होती है, जो द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एनपीएसएच इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर हमें बताता है कि जैसे आप लोग बात करते हैं आधे हार्स पावर की या फिर 1 हॉर्स पावर की पंप की या 2 हॉर्स पावर की पंप की, तो हम लोग क्या होता है, जब हम लोग पता है ना कि इतना ऊंचा हम लोग को पानी अगर इस हाइट तक लेके जाना है तो इस हाइट पे हमें इतने पावर के पंप की जरूरत पड़ेगी। तो वही है, वो हम लोग को बताती है कंपनी, हाँ ये कंपनी, ये हमारा पंप इतने हाइट तक इस पानी को पहुंचा सकता है। तो उस केस में ही क्या है, रिक्वायर्ड जो एनपीएसएच की वैल्यू होती है वो हमें मैन्युफैक्चरर देता है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? पंप को टेस्ट करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू होगी एचएस की, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होगी एचएस की, कब? जब हमें पंप मैक्सिमम इफिशियंसी दे लेकिन बिना किसी भी ऑब्जेक्शनेबल नॉइस के। ठीक है, बिना किसी ऑब्जेक्शनेबल नॉइस के मैक्सिमम इफिशियंसी यानी कि कैविटेशन फ्री, जब जितना मिनिमम हाइट तक पानी को लिफ्ट कर सकता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? एनपीएसएच। रिक्वायर्ड एनपीएसएच जो होता है वो वेरी होता है किस चीज़ से? पंप डिजाइन, स्पीड ऑफ द पंप और कैपेसिटी ऑफ द पंप। जब भी पंप इंस्टॉल होता है तो जो अवेलेबल एनपीएसएच होता है वो क्या होता है? कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव इक्वेशन, जो हम लोगों ने इस इक्वेशन की बात की थी।
इससे हम लोग जब भी हम लोग पंप इंस्टॉल करते हैं उसके पहले हम लोग अवेलेबल कितना हमें एमपीएस चाहिए वो हम लोग वो कर देते हैं। ठीक है। In order to cavitation-free operation of centrifugal pump, the available NPSH should be greater than the required NPSH। यानी कि ये मान के चलिए कि हम लोगों का कंपनी ने कह दिया कि 10 मीटर हाइट तक हमारा ये पंप पानी को लेके जा सकता है। कंपनी ने कह दिया कि 10 मीटर तक लेके जा सकता है, तो ऐसा नहीं ना कि 12 मीटर के लिए भी हम यही पंप यूज कर लेंगे, नहीं। अगर हमें 8 मीटर तक पानी पहुंचाना है, डिलीवर करना है, उस केस में हमें इस पंप का अगर हम यूज कर लेते हैं तो हमें काफ़ी हम लोग का ये पंप काम कर जाएगा। तो वही कह रहा है ये कि जो अवेलेबल एनपीएसएच है, जो अवेलेबल एनपीएसएच है पंप, यानी कि 10 मीटर तक इसकी नेट जो सक्शन है कि 10 मीटर तक उठा सकता है, जो अवेलेबल एनपीएसएच है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हम लोग के रिक्वायर्ड एनपीएसएच से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हम लोग का था एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ये हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप का आखिरी टॉपिक। ठीक है। तो जाते जाते हमारा ज्ञान, इफ यू डोंट फाइट फॉर व्हाट यू वांट देन डोंट क्राई फॉर व्हाट यू हैव लॉस्ट। लाइफ में कभी कभी होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग, होता है ना कि कोई चीज़ अगर हम खो देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि यार मेरी लाइफ में ऐसा था, इस वजह से मैंने ये चीज़ खो दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ तो इस वजह से मैंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी, अगर काश ऐसा हुआ होता हम ये काम कर सकते थे। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए लड़ नहीं सकते हो तो आपको उसको खो देने के बाद उसके लिए रोने का भी अधिकार नहीं कि यार मैंने ये काम किया होता तो शायद हो सकता था। एक तरह से हम मान के चले, अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, अगर हमारा एग्ज़ाम है सितंबर में, ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि यार अभी तो सितंबर में, कल पढ़ेंगे, मई में पढ़ेंगे, जून में पढ़ेंगे, सितंबर, जुलाई, अभी तो बहुत 3 महीने का टाइम है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी से मेहनत, यार सितंबर में ही पेपर है, अभी से मेहनत करनी है, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। क्या होता है उसके बाद, क्या होता है कि बाद में आप ये जब पढ़ना शुरू करते हो तो आगे चल के जुलाई में स्टार्ट करोगे पढ़ना तो ये सोचोगे, उसके बाद आप सोचते हो कि सितंबर में पेपर निकल जाए। तो भाई जब नहीं निकलता है तो क्या होता है, जब कहते हैं कि काश 2 महीने पहले से पढ़े होते तो हो सकता था मेरा सितंबर वाला एग्ज़ाम निकल गया होता। ठीक है। तो हम लोग रोना शुरू कर देते कि काश मेरे पास ये टाइम रहा होता। तो ये काश वाली जो सिचुएशन है ना बहुत ख़राब है। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अपना 100% लगा के लड़ नहीं सकते हैं, तो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए अगर आप अपना 100% लगा के लड़ नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ को खोने के बाद उस चीज़ के लिए कि यार ये हुआ होता तो हम कर लिए होते, आपको रोने का भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।